नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट है 26 से लेकर के 50 तक है। और ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर के 80 तक का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये इसमें 26 नंबर क्वेश्चन है। इन ए फ्लूइड फ्लो पॉइंट ए इज एट हायर एलिवेशन देन दैट पॉइंट बी, द हेड लॉस बिटवीन द पॉइंट्स इन HL. The total heads at A and B are HA and HB respectively. The flow will take place. तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रॉम A टू B इफ HA प्लस HL। देख सकते हैं पहले इसको एक फिगर बना करके। ये है पॉइंट A है और ये है पॉइंट B है। इसका जो हेड लॉस यहाँ पे ये है जो है ये HA है इसका हेड, और इसका जो हेड है ये है HB है। इस दोनों का जो हेड डिफरेंस आ रहा है यहाँ से, ये HL है हेड लॉस। तो HL इक्वल्स टू क्या यहाँ पे है, HA और माइनस का HB है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम A टू B इफ HA प्लस HL इक्वल्स टू HB। अगर फ्लो हमारा A से B हो रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से इधर लाते हैं तो HL प्लस HB होना चाहिए, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है कि फ्रॉम B टू A इफ HA प्लस HL इक्वल्स टू HB। थर्ड है ऑलवेज A टू B, एंड डी है B टू A इफ HB प्लस HL इक्वल्स टू HA। तो ऑलवेज बी टू ए तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। क्योंकि अगर हम फ्लो इधर से, अगर हम बी साइड से लेकर के अगर हम ए साइड भी फ्लो करवाएंगे तो हम पंपिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि फ्लो हमारा बी टू ए ट्रेप हो सकता है, बी टू ए हो सकता है इन केस अगर हेड लॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच बी माइनस एच ए होगा। तो अगर ये एच एल प्लस एच ए जो होगा इक्वल्स टू एच बी, बी ऑप्शन में है एच ए प्लस एच एल इक्वल्स टू अगर एच बी हो जाएगा तो फ्लो बी टू ए हो सकता है, कि हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इसका हो जाएगा आंसर। 27 है, लेमिनार बाउंड्री लेयर हैज ए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाई यू। यहाँ पे यू इन्फिनिटी हो सकता है या यू बाई कैपिटल यू लिख सकते हैं। इसको टू दिया हुआ है वाई अपॉन डेल्टा। द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस फॉर दिस बाउंड्री लेयर पूछ रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो होगा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू डेल्टा 1 माइनस यू बाई कैपिटल यू, ठीक है। इसको स्मॉल लिख देते हैं, ये हो जाएगा डी वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ हम लोग कि 0 टू हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन डेल्टा हो जाएगा इंटू का डी वाई हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा ये हो जाएगा वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा 0 टू डेल्टा इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा। डेल्टा से डेल्टा एक कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा में से चला गया डेल्टा बाई 2 इक्वल टू बच जाएगा कितना, ये चीज़ डेल्टा बाई 2। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डेल्टा बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट है द मीन ड्रैग कोफिशिएंट CDF है फॉर ए लेमिनार बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट was found to be 0.015 if all other flow factors remains the same and the length of plate is decreased to 1/4 of its original value, the drag coefficient CDF would be equals to। तो क्या है, लेमिनार बाउंड्री लेयर कैसे पूछ रहा है, तो लेमिनार बाउंड्री लेयर केस में क्या होता है, जो मीन ड्रैग कोफिशिएंट जो होता है CDF जो होता है वो इक्वल्स टू कितना होता है 1.328 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर ई, रेनॉल्ड्स नंबर हो जाता है। यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाता है, ये क्या हो जाएगा रो यू एल डिवाइडेड बाई म्यू हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, सेकेंड केस में क्या आ रहा है कि अगर अगर हम इस कंडीशन पे निकाले वैल्यू तो हमारा जो वैल्यू और कुछ भी डेटा रख करके तो वो जो वैल्यू आ रहा है 0.015 ये 5 आ रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू इतना। अब दूसरे केस में क्या आ रहा है कि अगर हम एल को जो यहाँ पे जो L1 मान लेते हैं इसको, अगर दूसरे केस में क्या कर रहा है कि अगर L2 को हम ये क्या करते हैं L1/4 करते रहे इसको,
ये कर रहा है 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, मीन्स कि L2 जो हो जा रहा है वो L1/4 का हो जा रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा वैल्यू, इतना इक्वल्स टू जो हो जाएगा ये हो जाएगी, प्रोपोर्शनल में कर देते हैं इसको। प्रोपोर्शनल में अगर सारा डेटा सेम है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा 1 और अंडर रूट जो हो जाएगा ये हो जाएगा L1 का हो जाएगा क्या, L1 का हो जाएगा। सेकंड में केस में क्या हो जाएगा कि ये पूछ रहा है सेकंड केस में CDF2 का वैल्यू पूछ रहा है, जो कि हो जाएगा इक्वल्स टू, अगर हम अब यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल्स टू, इसको हटा करके प्रोपोर्शनल को, तो क्या हो जाएगा 1/L2 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये चीज़, L2 हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट में हो जाएगा L2। ठीक है, लेट मी एक और हाँ, तो ये हो जाएगा 0.015 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये चीज़, CDF2 का वैल्यू हो जाएगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट जो L2 होगा वो चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट L1 जो हो जाएगा वो आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, L1 L2 की जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1/4 हो जाएगा, L1/4 हो जाएगा। L1 तो अंडर रूट में ही रहेगा, ये निकल के बाहर चला जाएगा, बच जाएगा, हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा बाहर निकल के, ये L1 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब ये CDF कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, तो CDF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CDF2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.015 और इंटू हो जाएगा 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 0.030 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना है यहाँ पे 0.03, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हाई COD टू BOD रेशियो, हाई COD टू BOD ऑफ एन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है। COD क्या जाता है, जिस केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, और BOD जो हो गया ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोनों का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा कितना से 1 से होगा, क्योंकि COD जो होगा इसमें केमिकल प्लस का बायोकेमिकल दोनों होता है, और इसमें सिर्फ बायोकेमिकल होता है, इसलिए क्या हो जाता है ग्रेटर देन 1, इसमें केमिकल भी लिया जाता है, इसलिए ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू हो जाता है। COD हमेशा बड़ा रहता है BOD से। तो क्या पूछ रहा है कि हाई COD अगर ये वैल्यू अगर ज़्यादा हाई होगा, इट मीन्स क्या होगा कि लो बायोडिग्रेडिबिलिटी ऑफ द पोल्यूटेंट, हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोल्यूटेंट, presence of free oxygen for aerobic decomposition, presence of toxic material in the pollutant। क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ज़्यादा बड़ा होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू BOD जितना कम होगा उतना हमारा ज़्यादा COD/BOD का रेशियो जो है ग्रेटर देन होगा। तो इट मीन्स कि लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोल्यूटेंट, ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्शन इन एटमोसफेयर एयर पोल्यूटेंट्स टेंड्स टू accumulated above inversion layer, accumulate below inversion layer, disperse laterally and disperse vertically। ठीक है, देखते हैं टेम्परेचर इन्वर्शन जो होता है क्या हो जाएगा, पहले यूजली क्या होता है कि हायर द एल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे टेम्परेचर क्या होता है लो होते जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या, टेम्परेचर इन्वर्सन इज मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना दैट डेवलप्स व्हेन कूल एयर इज ट्रैप्ड एट द ग्राउंड अंडर द लेयर ऑफ वार्म लेयर। टेम्परेचर इन्वर्सन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन जो हो गया उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर हमारा कूल होते जा रहा है, तो जो वार्मर एयर होगा वो ग्राउंड के पास रहेगा, ग्राउंड के नियरेस्ट में कुछ डिस्टेंस तक रहेगा, उसके बाद फिर कूलर एयर होगा, फिर कोल्ड एयर होगा। टेम्परेचर इन्वर्सन के कारण में क्या हो जाता है कि ये जो कंडीशन होगा यहाँ पे कूलर एयर जो होगा नीचे रहेगा और वार्मर एयर जो होगा जस्ट उसके ऊपर लाई करेगा। ये कब होगा, जब जैसे विंटर के सीजन में होगा, विंटर के सीजन में होगा जब हाई प्रेशर होगा, क्लियर स्काई एंड लॉन्ग नाइट्स होगा, इसमें विच अलाउ हीट टू डिसिपेट इजिली फ्रॉम द ग्राउंड, दिस लीड्स टू ए फेनोमेना कॉल्ड विंटर स्मोक विच इज फर्दर एग्जर्वेटेड बाई होम्स बर्निंग वुड एंड कोल फॉर द वार। इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे डेंसिटी जब ज़्यादा होगा तो ये ऊपर मूव करना कम हो जाएगा इसका, और ये यहीं पे ट्रैप होकर के रह जाएगा इसी रीजन में जो होगा, ये ट्रैप होकर के रह जाएगा इसी रीजन में। उसके बाद क्योंकि इसमें क्या होता है जो वार्म एयर होता है इन्वर्सन लेयर एक बना देता है, तो ये ऊपर ट्रेवल नहीं कर पाता।
और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी इसका कम होता है, तो ये ऊपर डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो ये ऊपर की ओर ट्रेवल करते हुए चला जाता है यहाँ से आता है। तो गर्मी के दिन में गर्म क्या होता है, जो समर में होता है, यहाँ पे वो जो फॉर्मेशन होता है फॉग का, वो जनरेट नहीं होता है, और जो विंटर के सीजन में होता है यहाँ पे फॉग का फॉर्मेशन वगैरह इसी रीजन से होता है। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन्वर्सन में क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में जो भी जो पोल्यूशन वगैरह होगा या धुआं होगा, जो भी क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा बिलो इन्वर्सन लेयर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। कैसे, इस सब जैसे सपोज कि एक इन्वर्सन लेयर यहाँ वार्मर एयर है, और यहाँ पे क्या है, एक कोल्डर एयर है, तो जितना भी यहाँ से इस चिमनी से वगैरह से या कुछ से भी धुआं से, घर से कहीं से भी निकलेगा, तो ये इसी रीजन में ट्रैप होकर के रह जाएगा। इसी कारण से जो फॉग वगैरह जनरेट होता है बिल्डिंग में, ये विंटर सीजन में, तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन उसका बी, एक्यूमुलेट बिलो इन्वर्शन लेयर। एक्यूमुलेट एबव इन्वर्शन लेयर नहीं होगा। डिस्पर्स लिटरली में क्या है, लिटरली डिस्पर्स में करने के लिए फिर ये डिपेंड करेगा कि हमारा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या है, डियाबेटिक लैप्स रेट क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। और इस केस में क्या होता है, लिटरली वगैरह में कुछ डिपेंड करता है, जैसे लॉप्टिक फ्लूम हो गया, फुमिगेटिंग फ्लूम हो गया, ट्रैपिंग फ्लूम हो गया, ये वगैरह ये सब हो गया। डिस्पर्स वर्टिकली में क्या हो जाएगा, जैसे न्यूट्रल फ्लूम हो गया, ये न्यूट्रल फ्लूम में क्या होता है, जो भी चिमनी से धुआं निकल रहा है सिर्फ वर्टिकली राइज करते हुए चला जाता है, ये लिटरली डिस्पर्स नहीं होता है इस केस में। बाकी जो भी हो गया, जैसे फ्यूमिगेटिंग हो गया, लोफ्टिंग हो गया, या ट्रैपिंग हो गया, फैनिंग फ्लूम हो गया, कोनिंग फ्लूम हो गया, ये सब क्या लिटरली डिस्पर्स करता है, ऊपर नहीं ट्रेवल करके इधर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, 31 के ऑन ए राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन विथ टू लेन्स टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स विल बी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पूछला। पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मेजर कॉन्फ्लिक्ट प्लस का माइनर। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जितना भी हम सपोज कि ये इंटरसेक्शन अगर है, अगर ये इंटरसेक्शन है, ये इधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा, इधर से भी रोड आ रहा, और इधर से भी रोड आ जा रहा, तो जितना क्रॉसिंग का फिनोमेना होगा, इधर से जितना भी क्रॉसिंग का फिनोमेना होगा, जो जहाँ मीट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं क्रॉसिंग या कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा वेरियस टाइप हो जाएगा, जैसे हो जाएगा मर्जिंग हो जाएगा, जैसे सपोज हम इस रूट से जा रहे हैं, इस रूट में हमें जाना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, जब निकलेंगे तो हो जाएगा डाइवर्जिंग, और जहाँ मिलेंगे वहाँ हो जाएगा मर्जिंग हो जाएगा। जहाँ पे ये अगर सीधे जा रहे हैं और इधर ये इधर से आ रहा था, यहाँ पे जाएगा क्रॉसिंग हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से फिर मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग हो सकता है, क्योंकि अगर हम इधर से आ रहे हैं तो यहाँ डाइवर्ज करेंगे, वापस इधर हम लोग मर्ज करेंगे, यहाँ से ये सॉरी यहाँ से हम लोग मर्ज कर रहे हैं, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग डाइवर्ज करके जाएंगे कहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, टू लेंस टू वे है, टू लेंस टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो टू लेन टू वे में क्या आ जाएगा, कुछ की ये रोड है, ठीक है, ये रोड हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इस रूट से हम किधर 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 जा सकते हैं, एक तो इधर से हम लोग इधर जा सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग कि इधर से जो है, इधर होते हुए इधर मिलेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक तो हम लोग सीधा जा ही रहे हैं, सपोज हम इसका डायरेक्शन अगर हम इधर रखते हैं, इधर से आने वालों का डायरेक्शन हम लोग इधर रखते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन हम लोग इधर रखते हैं, इसका डायरेक्शन हम लोग इधर रखते हैं, मीन्स कि यहाँ से यहाँ रखेंगे, और इसका डायरेक्शन हम लोग इधर रखेंगे लेफ्ट राइट करके। ठीक है, सिमिलरली क्या है, अगर हम इधर से जाते हैं तो यहाँ से यहाँ मैच करवाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से निकले इस लेन में जाएंगे हम, और दूसरा क्या जाएंगे हम लोग इस लेन में, फिर हम लोग यहाँ से होते हुए फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। वे जहाँ जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ से भी जाएंगे हम लोग, यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कहीं मिलेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग यहाँ मिलेंगे, और इधर से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी निकलेंगे हम लोग, तो ये तो मैच कर रहा है इधर, और इधर से जाएगा तो ये यहाँ से एक तो इधर इधर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, तो एक इस लेन में आ गया, तो बचा कि यहाँ पे कितना कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहा है। अब कॉन्फ्लिक्ट हम लोग काउंट कर लेते हैं कितना कितना है ये चीज़। एक कॉन्फ्लिक्ट तो इस पॉइंट पे हो गया, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पे पॉइंट पे हो गया, ये तीसरा हो गया, और एक हो गया
चौथा हो गया। फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 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 पॉइंट जितना क्रॉसिंग का पॉइंट है वो देख लेते हैं, तो कितना हो गया। और बाकी ये 4 पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 3 12 और 4 ये 16, तो मेजर कितना हो गया, ये हो गया, मेजर हो गया 16 हो गया। और माइनर काउंट कर लेते हैं हम लोग। माइनर क्या हो जाएगा, सिर्फ जो होगा डाइवर्जिंग और मर्जिंग वाला। तो माइनर क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 4 हो जाएगा। ये 4 4 8 हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा 8। टोटल कितना हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा 24। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में, 2 वे 2 लेंस था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, और ये चीज़ है यहाँ पे नंबर ऑफ लेंस दिया हुआ, नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट रोड ए रोड बी। अगर यहाँ पे 2 लेन है, अगर यहाँ पे ये 2 लेन है, दोनों ए और बी है, तो 24 हो जाएगा। उसी में अगर एक रोड जो हमारा 1 वे है और एक लेन 2 वे, अगर दोनों 2 वे है, तो अगर एक लेन 2 वे तो एक लेन 1 वे, कहीं 2 वे है तो 11 है। इसी तरह से सारा टेबल है, सब लेन के लिए दिया हुआ। 2 लेन, ए लेन है और बी लेन है, उस तरह से किसमें कौन सा वे है उससे अकॉर्डिंग 4 लेन है, 2 लेन, इसी तरह से देख लीजिए इसको। नेक्स्ट आएगा 32 नंबर, द रेडियस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कर्व इज 100 मीटर। Radius of curve is 100 meter. The design speed is 50 km per hour and the design coefficient of lateral friction is 0.15. What would be the rate of super elevation if the full lateral friction is considered? क्या हो जाएगा इसमें, E प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये चीज़, 127। ठीक है, आर हो जाएगा। पूछ रहा है रेडियस दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है, डिजाइन कोफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन दिया, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन पूछ रहा है। तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू 100। ठीक है, और माइनस हो जाएगा 0.15। तो वहाँ से जो ई का जो वैल्यू आएगा, वहाँ से ई का जो वैल्यू आएगा किस में आ जाएगा, ये 1:, ये आ जाएगा 1/21.33 के आसपास में कुछ आ रहा, तो ये वैल्यू 2.21.2 के नियरेस्ट वैल्यू यही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, द एज पर आईआरसी मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व फॉर माउंटेनियस टेरेन रोड, माउंटेनियस टेरेन रोड विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 मीटर एंड डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एज पर आईआरसी के अकॉर्डिंग क्या है, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या हो जाता है, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए हो जाता है ट्रांजिशन कर्व 2.7 बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है, और माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन के लिए जाता है बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है माउंटेनियस के लिए पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एल एस ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी एल टी कोस्ट हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये चीज़, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 100 एक चला जाएगा, बचाएगा सिर्फ 100, तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, और इसमें क्या क्या किस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन में होता है, ये तो हो गया लास्ट ऑप्शन, एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हो गया मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और होता है बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन के बेसिस पे होता है, जो कितना होता है, एल टी कॉस्ट हो जाता है 0.278 वी क्यू डिवाइडेड बाई होता है सी आर होता है, वेयर सी जो कांस्टेंट होता है वो रहता है 0.5 से, सी का वैल्यू होगा 0.5 सी, और लेस देन होना चाहिए 0.8 से, ये इसी 0.5 से लेकर के 8 के बीच में होता है। अगर 0.5 से कम आ रहा तो वैल्यू 0.5 लेंगे, और जो वैल्यू अगर सी 0.8 से ग्रेटर देन आ रहा तो हम लोग वैल्यू जो लेंगे 0.8 ही लेंगे। और सी का जो वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ से 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस भी करके लिखते हैं, ये चीज़ होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका। यहाँ से जो वैल्यू आएगा 0.5 और 8 के बीच में ही होगा वैल्यू। और तीसरा हो जाता है जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के बेसिस पे
रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। इसमें क्या हो जाएगा, जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा वो हो जाएगा EN/2 EN/2 इंटू विड्थ ऑफ रोड प्लस का एक्स्ट्रा वाइडनिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, LT इक्वल्स टू EN और W प्लस WE। यहाँ पे E क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो ये हमारा जितना है सुपर एलिवेशन जो हमारा दिया रहेगा वो, और ये जो हमारा N जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन टू बी अटेंड, जितना हमें अटेंड करना वो दिया रहता है वो हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा सेंटर के अराउंड अगर हम रोटेट कर रहे हैं रोड को तो, और ये इंच के अराउंड अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो कंडीशन। तो तीनों कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हो जाएगा मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो जाएगा। ऐसे IRC के अकॉर्डिंग यही दिया हुआ प्लेन एंड रोलिंग के लिए और माउंटेनियस के लिए ये वैल्यू हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। द व्हीकल इज 34 में, द व्हीकल इज ट्रेवलिंग ऑन ड्राई लेवल पेवमेंट एट 80 किलोमीटर पर आवर, had the brakes applied, the vehicle travel 80 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, पूछ रहे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट विल बी डेवलप एज कितना होगा। ठीक है, तो ये कैसे क्या पूछ रहा है, द व्हीकल ट्रेवल 80 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, मीन्स कि ब्रेकिंग डिस्टेंस का सिर्फ दिया हुआ है, लैग डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल जो होगा ब्रेकिंग वाला। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, P² और डिवाइडेड बाई 254F हो जाएगा। टोटल कितना हो जाता है, टोटल जो होता है SSD जिसे बोलते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं SSD, वो कितना हो जाता है, एल लैग डिस्टेंस और प्लस का एल जो होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस, दोनों मिला के कितना हो जाता है, लैगिंग हो जाता है 0.278 P इंटू का TR हो जाता है प्लस का ये हो जाता है V²/254F। अगर प्लेन है तो ठीक, अदरवाइज प्लस माइनस स्लोप है तो स्लोप पे। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये कंडीशन दिया हुआ है, द व्हीकल ट्रेवल 80 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, मीन्स के स्टॉपिंग में क्या ब्रेकिंग वाला सिर्फ दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा 80 मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, भी दिया हुआ है 80 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 254 और इंटू एफ। हमें पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो पूछ रहा है सिर्फ, तो यहाँ से जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू आ जाएगा, एक 80 से यहाँ 80 चला जाएगा, तो फ्रिक्शन का सिर्फ वैल्यू जो बच जाएगा ये हो जाएगा 80 और डिवाइडेड बाई 254। तो कितना आ जाएगा ये चीज़, 80 डिवाइडेड बाई 254 जो आ रहा है 0.0 हो जाएगा 315 वैल्यू। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। 35 में, द बिटुमिनस मटेरियल आर यूज्ड इन हैवी कंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ देयर सीमेंटिंग एंड वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज, लोड बियरिंग कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी, ब्लैक कलर विच फैसिलिटेट्स रोड वर्किंग। ये नहीं होगा, जो मेन रीजन इसका क्या हो जाएगा, लोड बियरिंग कैपेसिटी भी नहीं है, हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी, सीमेंटिंग एंड वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी के लिए हम लोग इसको रोड में यूज करते हैं। सेकेंडरी इसका जाता है कि लोड बियरिंग कैपेसिटी भी करता है, पर मेन जो इसका कारण है ये सीमेंटिंग एंड वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर, इसका हो जाएगा। लोड बियरिंग जो होता है, क्योंकि सब सारा मटेरियल जो मिल का होता है, बिटुमिनस प्लस का एग्रीगेट प्लस का जो सॉइल मटेरियल हो गया वो सारा मिल करके लोड बियरिंग कैपेसिटी करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिटुमिनस मटेरियल यूज करते हैं लोड बियरिंग कैपेसिटी के लिए, एग्रीगेट भी रहता है इसलिए वो होता है। तो सीमेंटिंग एंड वाटर प्रूफिंग जो हो जाएगा इसका सिर्फ आंसर ही होगा। 36 में क्या है, द फ्लो मास कर्व इज ए इंटीग्रल कर्व ऑफ एस कर्व, हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ, फ्लो ड्यूरेशन कर्व। देखते हैं फ्लो मास कर्व है क्या चीज़। तो क्या है, फ्लो मास कर्व क्या है, इज ए प्लॉट ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज। ठीक है, यही हो, फ्लो मास कर्व क्या है, इज ए प्लॉट ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम प्लॉटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द ऑर्डिनेट ऑफ द मास कर्व जो हो जाएगा वी एट एनी टाइम अगर निकालना है तो वी इक्वल्स टू हो जाएगा T0 टू लेकर के T से QDT तक। अब ये क्या है, तो ये क्या हाइड्रोग्राफ, क्यू क्या है, हाइड्रोग्राफ होता है एट द टाइम पे देख लेते हैं, टी जो है टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ द कर्व एंड क्यू द डिस्चार्ज रेट हो जाएगा। सिंस द हाइड्रोग्राफ क्या होता है, इज ए प्लॉट ऑफ क्यू वर्सेस टी। हाइड्रोग्राफ क्या हो जाता है, क्यू वर्सेस टी का जो होता है ग्राफ हो जाता है हाइड्रोग्राफ होता है। सपोज हम कोई भी हाइड्रोग्राफ हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर लिया, हाइड्रोग्राफ कोई प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर का जो एरिया होगा
ये पूरा बताएगा, फ्लो मास कर्व बताएगा, इसके अंदर का जो एरिया वॉल्यूम जो हो जाएगा वो चीज़। तो वॉल्यूम क्या यहाँ पे हो जाएगा, क्यू, अगर हम टी बिगिनिंग से निकाल रहे हैं, किसी टी के लिए हम निकालना चाह रहे हैं, किसी टी टाइम के लिए निकालना चाह रहे हैं, टी जीरो से लेकर टी तक, तो क्या हो जाएगा, जितना डिस्चार्ज है उसको टी के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा उसका। इट मीन्स कि क्या है कि फ्लो मास कर्व जो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। जो हाइड्रोग्राफ क्या होता है, प्लॉट ऑफ क्यू वर्सेस टिप, सिर्फ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का जो होता है ग्राफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लो मास कर दीजिए इंटीग्रल, इंटीग्रल कर्व समेशन कर्व ऑफ द हाइड्रोग्राफ। द फ्लो मास कर्व ऑल्सो नोन एज रिपल्स मास कर्व बोलते हैं या फिर रिपल डायग्राम बोलते हैं, जिसका यूज हम लोग करते हैं जब हम लोग रिजर्वायर स्टोरेज वगैरह हम लोग को जब डिजाइन करना होता है रिजर्वायर, तो उसमें स्टोरेज का जो कैलकुलेशन होता है वो निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि कितना हमारा डिमांड है, कितना सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग जो स्टोरेज का डिफरेंस आएगा वो हमें रिजर्वायर स्टोरेज कितना करना, तो हम लोग वो फ्लो मास कर्व से ही निकालते हैं। ठीक है, और स्लोप ऑफ मास जो होगा, मास कर्व होगा एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स क्या करेगा, डी बाई डी टी इक्वल्स टू की क्यू, जो कि रेट ऑफ फ्लो बताएगा एट दैट इंस्टेंट, उस टाइम पे कितना रेट ऑफ फ्लो है वो बताएगा वो। तो ये फ्लो मास कर्व है। ठीक है, ये चीज़ें जो हम लोग रिजर्वायर कंडीशन निकालने करते हैं, एच वन डिफरेंस एच टू डिफरेंस निकाल के हम लोग जो करते हैं वो चीज़ आएगा स्टोरेज। और क्या है नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन में है एस कर्व है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। और ऐसे एस कर्व है यूनिट हाइड्रोग्राफ, फ्लो ड्यूरेशन कर्व है, तो हम लोग डिफरेंस होता है तो देख लेते हैं क्या क्या है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व जो है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, टू स्टडी द स्ट्रीम फ्लो वेरिएबिलिटी एंड इज ए प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज अगेंस्ट परसेंट ऑफ टाइम द फ्लो वाज इक्वल्ड और एक्सीडेड। ये क्या हो जाएगा, प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज अगेंस्ट द परसेंट ऑफ टाइम द फ्लो वाज इक्वल्ड और एक्सीडेड, ऑल्सो नोन एज डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व है। उसका जो टाइम का जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो हो जाता है एम डिवाइडेड बाई एन प्लस वन हो जाता है, जहाँ पे एम क्या होता है, ऑर्डर नंबर ऑफ डिस्चार्ज होता है, और एम जो होता है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो यूज हुआ है लिस्टिंग और प्लॉटिंग द पोजीशन ऑफ एनी डिस्चार्ज, वो हो जाता है एन का वैल्यू हो जाता है। अब ये क्या चीज़ है, सपोज कि हम स्ट्रीम फ्लो डेटा हम लोग जो लिए हैं उसको क्या करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि हम लोग डेली के बेसिस पे अगर लिए हैं, वीकली बेसिस पे लिए हैं या मंथली बेसिस पे लिए, तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख करके उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, डिस्चार्ज वर्सेज का डेली कर करें हम लोग, और ये यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, हम लोग फ्लो ड्यूरेशन को डेली डिस्चार्ज का हम लोग लेकर के या वीकली जिसको जो भी लेना है वो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी हम लोग टाइम कैलकुलेट करके यहाँ से निकाल लेंगे। जो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इंटू 100% हो जाएगा, वो पी पी से बोलते हैं, पी पी कॉल्स टू। ठीक है, ये चीज़ अब ये डिपेंड करेगा हमारा कि किस टाइप का रिवर है, पेरेनियल है, इंटरमिटेंट है, या ये फॉर्मल रिवर्स वगैरह, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रीम फ्लो वेरिएबिलिटी निकालने के लिए हम लोग फ्लो ड्यूरेशन कर्व का यूज करते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ जो हो गया, तो प्रिडिक्ट इससे हम लोग क्या करते हैं, फ्लड हाइड्रोग्राफ को प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि फ्लड हाइड्रोग्राफ वगैरह में क्या चेंजेस वगैरह आ रहा है, कितना हम लोग निकाल सकते हैं, किस ड्यूरेशन आवर का निकाल सकते हैं, वो चीज़ हम लोग करते हैं। हाइड्रोग्राफ ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट डेप्थ 1 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एक्सेस ऑकरिंग यूनिफॉर्मली ओवर द बेसिन एंड एट ए इन्फॉर्म रेट फॉर ए स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। हम लोग किसी इन्फॉर्म एरिया के लिए इन्फॉर्म टाइम, मतलब इन्फॉर्म टाइम के ये किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की, सपोज कि 1 घंटे के लिए हम लोग 2 घंटे के लिए इस टाइप से 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस डेप्थ के लिए हम लोग ये यूनिट हाइड्रोग्राफ जनरेट करते हैं। अब इसमें क्या है, इसे निकालने के लिए दो मेथड होता है। एक तो अगर हम लोग किसी भी जिस सपोज कि हम 1 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ हम लोग निकाल लिया, उससे हमें दूसरा हाइड्रोग्राफ निकालना हो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इस टाइप से, उसको करने के लिए दो मेथड होता है। पहला क्या हो जाता है, एक तो मेथड है, एक तो हो गया एस्कर मेथड हो गया, जिसमें अगर एम का जो वैल्यू है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू एम का वैल्यू है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग एस्कर का वैल्यू, एस्कर वाला जो हम लोग ग्राफ जो होगा वो हम लोग यूज करेंगे। और दूसरा क्या होगा कि अगर एन, जैसे हम लोग एन डी ड्यूरेशन का निकालना है, तो हम यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा एन जो हो जाएगा यहाँ पे इंटीजर किसी भी टाइम के लिए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे सुपर पोजिशन का यूज करेंगे, अगर ये न हमारा इंटीजर है तो। और अगर एम का वैल्यू अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो हम लोग एस कर्व का इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं एस हाइड्रोग्राफ भी बोला जाता है इज हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाई कंटिन्यूअस इफेक्टिव रेनफॉल एट ए कॉन्स्टेंट रेट
for an infinite period. It is a curve obtained by summation of an infinite series of d hour unit hydrograph space d hour apart. तो यूनिट हाइड्रोग्राफ जो फाइंड करने का है, अगर एन डी ड्यूरेशन का निकाल रहे हैं या एम डी ड्यूरेशन का निकाल रहे हैं, जैसे एन डी एन यहाँ पे है इंटीजर में और एम वहाँ पे फ्रैक्शन में, तो एक सुपर पोजिशन से निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं स्क्वायर मेथड से निकालते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि इसमें यूनिफॉर्म रेनफॉल होना चाहिए, उसमें स्नोफॉल को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जो रेनफॉल हो रहा है बारिश से जो वही सिर्फ होना चाहिए। एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए हम लोग करते हैं। और क्या है इसमें कि इसका जो बेसिन का जो एरिया होगा मिनिमम होगा 2 किलोमीटर स्क्वायर, मिनिमम होगा 2 किलोमीटर स्क्वायर होगा, मैक्सिमम होगा 5000 किलोमीटर स्क्वायर का होगा। ठीक है, एग्जाम में एक बार पूछ भी चुका है, ये 200 हेक्टेयर भी इसको हम लिख सकते हैं, 200 हेक्टेयर से 5000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एस कर्व, यूनिट हाइड्रोग्राफ, फ्लो ड्यूरेशन कर्व, और ये फ्लो मास कर्व हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये किसका इंटीग्रल होता है, हाइड्रोग्राफ का ये इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा इसका बी। नेक्स्ट है वाटर प्रेजेंट इन द आर्टेजियन एक्यूफर इज यूजली। आर्टेजियन एक्यूफर में जो होता है वाटर, हम लोग ये वाटर जो होता है यूजली किस में होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एट सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 0.5 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है ये जो है, ये अगर दो इम्परमेबल लेयर के बीच में, अगर दो इम्परमेबल लेयर के बीच में जो हमारा एक्यूफर जो जनरेट होगा, जहाँ पे वाटर वगैरह जो कलेक्ट होता है, वाटर कलेक्ट कहाँ से रिचार्ज होगा, जैसे कहीं से ग्राउंड लेवल से, ये रिचार्ज अगर हो रहा है कोई दो इम्परमेबल लेयर के बीच में, ये जो लेयर कहलाएगा पूरा ये हो जाएगा कन्फाइंड एक्यूफर, या फिर इसे आर्टेजियन एक्यूफर भी बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके ऊपर जो होगा ये हो जाएगा अनकन्फाइंड एक्यूफर। इसमें क्या होगा, एक लेयर जो होगा उसका इम्परमेबल होगा, दूसरा लेयर जो होगा परमेबल होगा, ताकि जो रिचार्ज होगा वहाँ से डायरेक्टली होगा ये यहाँ से। तो इसके ऊपर का जो सरफेस होगा ये एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा नॉन एज वाटर टेबल एक्यूफर, जो अनकन्फाइंड एक्यूफर हो जाएगा। एंड अनकन्फाइंड एक्यूफर ऑल्सो नॉन एज वाटर टेबल एक्यूफर इज वन इन विच अ फ्री वाटर सरफेस दैट इज अ वाटर टेबल एग्जिस्ट ओनली ए सैचुरेटेड जोन ऑफ एक्यूफर इज इम्पोर्टेंट। एक कन्फाइंड एक्यूफर में क्या हो जाएगा, कन्फाइंड एक्यूफर ऑल्सो नॉन एज आर्टेजियन एक्यूफर कहलाता है, इसे और लिक्की एक्यूफर भी बोलते हैं। इज एन एक्यूफर विच इज कन्फाइंड बिटवीन टू इम्परवियस बेड्स सच एज एक्यूक्लूड्स और एक्यूफ्यूजेस। Aquifuse recharge of this aquifer takes place only in an area where it is exposed at the ground surface. The water in the confined aquifer will be under pressure and hence the piezometric level will be much higher than the top level of the aquifer. ताकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फाइंड लेवल विल बी अंडर प्रेशर होगा, ये काफ़ी अंडर प्रेशर होता है, इट मीन्स कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है पिजोमेट्रिक लेवल जो था विल बी मच हायर देन द टॉप लेवल ऑफ द एक्यूफर, इसलिए इसे लिक्की एक्यूफर भी बोला जाता है। कन्फाइंड एक्यूफर इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्की एक्यूफर इफ इधर और बोथ ऑफ इट्स कन्फाइनिंग बेड्स आर एक्यूटार्ड। ठीक है, तो एक्यूटार्ड एक्यूफ्यूज हो गया और एक्यूक्लूड्स हो गया, ये सब आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 38 क्या है, द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिलवे इज द लिस्ट सुटेबल फॉर एन अर्दन डैम। लिस्ट सुटेबल पूछ रहा है अर्दन डैम के लिए, तो किस कौन कौन सा स्पिलवे दिया, ओगी स्पिलवे है, सूट स्पिलवे है, साइड चैनल स्पिलवे है, साफ्ट स्पिलवे है। सबको देख लेते हैं। ओगी स्पिलवे क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ ओवरफ्लो स्पिलवे एंड वाइडली यूज विथ कंक्रीट डैम, मैशनरी डैम, आर्च डैम, वाटर डैम, इस टाइप के जो डैम होता है। ओगी स्पिलवे वगैरह क्या होगा, ओवरफ्लो मीन्स क्या होगा कि अगर हम कोई स्ट्रक्चर है, डैम वगैरह है, तो जो भी वाटर अपर स्ट्रीम पे इधर वाटर है तो ये ऊपर से ये फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसी के टाइप में एक आ जाता है स्ट्रेट फ्लो टाइप स्पिलवे भी आता है। तो इसमें क्या जो फ्लो होगा, ये जो फ्लो होगा एक तो डायरेक्टली यहाँ फ्लो होगा, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग इसे स्लोप दे करके कंक्रीट ग्रेविटी डैम में, तो ये जो फ्लो होता है वेब का ये यहाँ से डाउनफ्लो होता है, जब ओवरफ्लो जब होने लगता है स्पिलवे पे, यहाँ से डैम के पीछे अपस्ट्रीम रिजर्वायर में, तो ये स्पिलवे के थ्रू ये डाउनस्ट्रीम पे ये फ्लो हो जाता है। और क्या सूट स्पिलवे और ट्रफ स्पिलवे और वेस्ट वे भी बोला जाता है इसको। कंस्ट्रक्टेड फॉर ग्रेविटी कंक्रीट डैम, अर्दन डैम एंड रॉकफिल डैम, जनरली कंस्ट्रक्टेड इन अ फ्लैंक और सैडल अवे फ्रॉम द मेन वैली। इन दिस वाटर फ्लोज एट ट्राइटेंगल्स टू द बियर क्रेस्ट आफ्टर स्पिलिंग ओवर इट। फिर है साइड चैनल स्पिलवे, दिस टाइप ऑफ स्पिलवे
provided in narrow valley where no side flanks of sufficient width to accommodate a shoot speedway are available. वाटर फ्लोज पैरेलल टू द बियर क्रिस्ट, साइड चैनल स्पिल में क्या वाटर जो फ्लो होगा पैरेलल टू द बियर क्रिस्ट होगा, और उसमें क्या होगा वाटर फ्लोज एट राइट एंगल टू द बियर क्रेस्ट होगा। सुटेबल फॉर अर्दन डैम के लिए साइड चैनल स्पिल जो होता है सुटेबल होता है, ठीक है। ये स्पिल ऑगीज जो होगा वो सूटेबल नहीं होगा अर्दन डैम के लिए, क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम लोग फ्लो करवाएंगे और अर्दन डैम का चॉपलर सारा मिट्टी करेगा तो ये क्या करेगा साथ में साथ अपने वो वाश करते हुए चला जाएगा सॉइल को भी, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग नहीं, यही हो जाएगा लिस्ट सूटेबल हो जाएगा। फिर सॉफ्ट स्पिलवे एडॉप्टेड वेयर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरफ्लो एंड ट्रफ स्पिलवे हैज़ बीन रूल्ड आउट। जब हमें स्पेस ड्यू टू टोपोग्राफी में कम हो और भी पॉसिबिलिटी ऑफ ये ओवरफ्लो जो वाला जो हो गया ओवर पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरफ्लो एंड ट्रफ स्पिलवे, जिसकी सूट स्पिलवे हो गया ट्रफ स्पिलवे हो गया वो ओगी स्पिलवे हो गया, ये सब अगर हम नहीं दे सकते वहाँ पे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे सॉफ्ट स्पिलवे देंगे जहाँ पर स्पेस वगैरह कम हो। साइड चैनल स्पिलवे क्या होगा हम लोग डैम से थोड़ा पीछे हट के कहीं पे हम लोग जहाँ स्पेस कम है टोपोग्राफी वगैरह के एरिया में उसमें हम लोग वहाँ हम लोग थोड़ा सा उससे हट करके हम लोग डैम के पास से कहीं हट के वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हो जाता है। स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे कंपोनेंट है, यहाँ से फ्लो जो होगा यहाँ से डायरेक्टली एक तो गिर जाएगा। तो इस बीच में कंडीशन में क्या होता है इस कंडीशन में क्या होता है एक नैपी जनरेट होता है जो कि एयर प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करता है। तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं ऑगी स्पिल बनाते हैं जो कि इस टाइप से थोड़ा वो स्लोप टाइप का होता है, जो फ्लो होने के बाद फिर यहाँ से क्या होता है पानी जो होता है ये गिरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा का सूट स्पिल जो होता है ये कहीं डैम के कहीं साइड से बनाया जाता है, जब पानी फ्लो हो तो ये आराम से ये यहाँ से पानी जो है निकल जाएगा। साइड चैनल स्पिलवे हो गया, ये कहीं डैम है डैम के कहीं साइड से यहाँ से बनाया जाता है पीछे से साइड से साइड चैनल स्पिलवे यहाँ से इसके इसी बीच में साइड चैनल स्पिल में सूट स्पिलवे भी दिया जाता है, यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है सूट टाइप का ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ये हो गया सॉफ्ट स्पिलवे हो गया, ये वाला पोर्शन सॉफ्ट स्पिलवे हो गया। कहीं पीछे जाकर कहीं ओवरफ्लो बनाने अगर हो रहा हो तो यहाँ सॉफ्ट दे करके इस टाइप से हम लोग डाइवर्शन फिर दूसरे तरफ हम लोग यहाँ से मोड़ लेते हैं पानी को निकाल लेते हैं। साइफन स्पिलवे हो गया जहाँ पे स्पेस वगैरह कम हो उस केस में हम लोग या कंक्रीट ग्रेविटी डैम में प्रोवाइड किया जाता है ये सब साइफन स्पिल वगैरह ये इस टाइप का होता है साइफन स्पिल। देख लीजिए इसको जब फुल होगा तो ऑटोमेटिकली ये पानी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिस्ट सुटेबल कौन सा हो जाएगा यहाँ से बीच ऑफ द फॉलोइंग स्पिल विल लिस्ट सुटेबल फॉर अर्दन डैम हो जाएगा ओगी स्पिल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब जो है अर्दन डैम के लिए सूटेबल है क्योंकि ये सब जो है सूट स्पिल वे साइड चैनल हो गया साफ्ट ये सब कहीं पीछे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं थोड़ा सा हट करके वहाँ से। नेक्स्ट है 39 को नंबर है 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए कैचमेंट एरिया 117 kilometer square is triangular with a base width of 65 hour. A direct run of hydrograph of this catchment due to 2 centimeter of effective rainfall in 6 hour will have a peak flow rate in meter cube per second पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ग्राफ ला लेते हैं क्यू वर्सेस टाइम का क्या करा ट्रायंगुलर बेस विड्थ है सॉरी क्या हो गया तो ये क्या हो जाएगा क्यू वर्सेस टी हो जाएगा यहाँ पे से क्या है ट्रायंगल का बना लेते हैं क्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ क्यू तो निकालना ही है क्यू निकालना है एरिया दिया हुआ है और उसका टाइम बेस जो दे दिया है 65 आवर दे दिया है टाइम बेस दे दिया 65 आवर तो क्या हो जाएगा एरिया इनटू डेप्थ हो जाएगा कितना उस एरिया में कितना डेप्थ जो था कितने डेप्थ पे हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं टोटल कितना जो वॉल्यूम होगा डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा क्यू इंटू टी हो जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा 117 इंटू इतना किलोमीटर स्क्वायर इंटू 10 to the पावर ये हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर में और इंटू 2 सेंटीमीटर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है 2/100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू इंटू टाइम कितना दे दिया है 65 आवर इंटू 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ क्यू निकालने बोल रहा तो क्यू निकालेंगे यहाँ से तो क्यू कितना हो जाएगा जो क्यू का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा और सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये चीज़ हाफ हो जाएगा हाफ इंटू क्यू इक्वल टू इतना हो जाएगा 65।
तो Q इक्वल्स टू टोटल यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल तो ट्रायंगल टाइप का हमको ये लेना पड़ेगा। अगर रेक्टेंगल रहता तो रेक्टेंगल लेते, क्यू इंटू डायरेक्ट टी कर देते, यहाँ पे रेक्टेंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू क्यू इंटू टी हो जाएगा इसका। ठीक है, यदि ट्रायंगल कर लेंगे तो हम लोग इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, इन ए लेसी रिजिम चैनल द डिस्चार्ज इज 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इज 0.0002 एंड द सिल्ट फैक्टर ऑफ दिस चैनल इज अबाउट सिल्ट फैक्टर पूछ रहा। ठीक है, तो लेसी थ्योरी जो कैनाल डिजाइन का है, इसमें फ्लो वेलोसिटी होता है, हाइड्रोलिक रेडियस, सिल्ट फैक्टर, वेटेड पेरीमीटर, स्कवर डेप्थ है, चैनल बेड स्लोप है। तो हमें पूछ रहा है क्या है, बेड स्लोप दिया हुआ है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दिया हुआ है, सिल्ट फैक्टर निकालना है, डिस्चार्ज दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, एस इक्वल्स टू इतना एफ टू द पावर, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू एफ टू द पावर है 5/3 डिवाइडेड बाय 3340 क्यू टू द पावर 1/6 हो जाएगा 0.0002 इक्वल्स टू हो जाएगा एफ टू द पावर 5/3 डिवाइडेड बाई इंटू 100 टू द पावर 1/6। तो यहाँ से जो आपका एफ का जो वैल्यू आएगा निकल करके ये आ जाएगा 1.24 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.24 आ जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ऑप्शन 6 सही आंसर हो जाएगा। स्कवर डेप्थ मेजर्ड फ्रॉम एचएफएल हाई फ्लड लेवल से बॉटम टू द सीट, बॉटम ऑफ द सीट पाइल और डाउनस्ट्रीम पाइल या फिर अपस्ट्रीम पाइल। जो अगर डाउनस्ट्रीम पे कर ले रहे तो यहाँ से जो आर का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। और अगर अपस्ट्रीम के केस में निकाल रहे हैं हम लोग, जैसे स्कवर डेप्थ कर रहे हैं तो 1.25 टाइम्स ऑफ ये जो आर का वैल्यू निकल जाएगा उसका हो जाएगा। ठीक है, वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा, सिल्ट फैक्टर है एफ इक्वल्स टू 1.76 अंडर रूट डी, जहाँ पर डी हो जाएगा mm में हो जाएगा। ठीक, 41 है, इन केस ऑफ कैश फ्लो मॉनिटरिंग इफ इट इज रिकमेंडेड टू ड्रॉ, ये क्वेश्चन को बीपीएससी डिलीट कर दिया गया है। ये पूछ रहा है कैश, यहाँ पर अगर कॉस्ट एंड कैश फ्लो मॉनिटरिंग होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, तो इसका जो आंसर हो जाता फिर वो क्यूमुलेटिव डायग्राम हो जाता। अगर यहाँ पे कॉस्ट एंड कैश फ्लो आता मॉनिटरिंग तो उस केस में हिस्टोग्राम हो गया, क्यूमुलेटिव डायग्राम, बार चार्ट, होमोग्राम। ये कैश एंड कॉस्ट फ्लो डायग्राम बनता है कि कितना हमारा जो है इनफ्लो आ रहा है, मनी आ रहा है, और कितना आउटफ्लो हमारा मनी जा रहा है, दोनों का क्यूमुलेटिव डायग्राम को बोला जाता है कैश फ्लो, कॉस्ट एंड कैश फ्लो मॉनिटरिंग डायग्राम। उसको क्यूमुलेटिव डायग्राम से हम लोग दिखाते हैं। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना हमारा नेक्स्ट फ्यूचर हमें इन्वेस्ट करना है, नेक्स्ट फ्यूचर हमें, या कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, इस ग्राफ से हम लोग पता कर सकते हैं कितना प्रॉफिट या नेक्स्ट फ्यूचर हमें इन्वेस्ट करना आगे। और क्या, कैश फ्लो डायग्राम हो गया, कैश फ्लो मैनेजमेंट हो गया। कैश फ्लो मैनेजमेंट क्या होगी, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग हाउ मच मनी इज कमिंग इनटू एंड आउट ऑफ योर बिजनेस, दिस हेल्प्स यू प्रेडिक्ट हाउ मच मनी विल बी अवेलेबल टू योर बिजनेस इन द फ्यूचर। इट ऑल्सो हेल्प्स यू आइडेंटिफाई हाउ मच मनी योर बिजनेस needs to cover debts like paying employee and suppliers. ठीक है, histogram is a graphical representation of data where data is grouped into continuous number range and each range corresponds to a vertical bar. ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी रेंज का डेटा है हिस्टोग्राम में क्या हो जाता है, वार चार्ट या वार ग्राफ हो गया, ये हो गया। तो हिस्टोग्राम में क्या हो जाएगा कि कितना हमारा जो है ये जो डेटा है हमारा फ्रीक्वेंसी वर्सेस एज का जैसे है कि अगर 20 एज वाले हैं तो कितने लोग हैं, जैसे यहाँ से 20 से 30 एज वाले हैं, जैसे 20 से 30 एज में हैं 2 लोग हैं, जैसे यहाँ से 2 लोग, फिर इस रेंज में क्या है, तो ये हो जाएगा, दिखाते हैं हम लोग इसको वार चार्ट या वार ग्राफ से दिखाते हैं। हिस्टोग्राम होगा, क्यूमुलेटिव हम लोग इसमें भी दिखाते हैं, कंटिन्यूअस नंबर हो, इस तरह से करके। तो ये क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया इसे भी। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, एन ओनर हैज़ इंस्टॉल्ड एन एयर कंडीशनर एट ए कॉस्ट ऑफ 18,000 if the life of an air conditioner is 18 years, the coefficient of sinking fund, the rate of interest दिया हुआ 5%। सिंकिंग फंड फैक्टर पूछ रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड, सॉरी, यहाँ सिंक, तो क्या हो जाएगा, सिंकिंग फंड जो होता है यहाँ पे,
सिंकिंग फैक्टर जो होता है वो हो जाता है ए बाई एफ इक्वल्स टू आई अपॉन वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन हो जाता है, एन माइनस वन यहाँ पे हो जाता है वन में। ए क्या हो गया, एनुअल इंस्टॉलमेंट, एफ जो हो गया फ्यूचर सम ऑफ मनी हो गया। एनुअल समेंट जो फ्यूचर सम मनी आएगा उसमें से हम लोग जब सिंकिंग फैक्टर का ये सिंकिंग फैक्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका जो पेमेंट होगा वो एनुअली हमें कैलकुलेट हो जाएगा कि कितना एनुअली देना है, पेमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंकिंग फंड कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंकिंग फंड कोफिशिएंट जो हो जाएगा एस इक्वल टू ए बाई एफ हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आई अपॉन वन प्लस आई टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे जो आई क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई वन प्लस 0.05 टू द पावर ईयर दिया हुआ 18 माइनस वन। जो वैल्यू ही डायरेक्ट आएगा यहाँ से हो जाएगा सिंकिंग फंड कोफिशिएंट हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ से हो जाएगा 0.0355 हो जाएगा वैल्यू इसका, हो जाएगा ऑप्शन 20 का हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 43 द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड बी, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे क्लास ए है, क्लास बी, क्लास सी में क्लासीफाई करते हैं इसको। तो क्लास ए का हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कितना से 10.5 से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए इतना मेगा पास्कल से। क्लास बी में हो गया 7 से लेकर के 10.5 तक होता है। क्लास सी में हो गया 3.5 से लेकर के 7 मेगा पास्कल तक होता है। ठीक है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा क्रशिंग स्ट्रेंथ 3.5 मेगा पास्कल या फिर 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी को जब कैलकुलेट करेंगे केजी पर सेंटीमीटर तो इतना हो जाएगा केजी 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसका वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है आफ्टर वन डे सोकिंग ब्रिक का कितना 20% ऑफ ड्राई वेट होना चाहिए क्लास ए का, 22% होगा क्लास बी का, 24% हो जाएगा क्लास सी का। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा अभी यहाँ पे ए हो जाएगा 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है 44 थ्री हिंज आर्च हैज ए स्पान ऑफ 30 मीटर। ठीक है, एंड राइज ऑफ 10 मीटर, arch carries a UDL of 6 kilonewton kilonewton per meter on the left half of its span. It also carries two concentrated load of 16 kilonewton and 10 kilonewton at a 5 meter and 10 meter from the right in determine the horizontal thrust निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हिंज आर्च हो जाएगा। ठीक है, ये लिफ्ट प्रिंट पे क्या है, यूडीएल लगा हुआ 60 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर का। और इधर से जो है एक लगा हुआ है 5 मीटर एंड 10 मीटर पे, यहाँ पे लगा हुआ 5 पे और एक लगा हुआ 10 मीटर पे 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 16 है। ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी हो गया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगा एच ए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो एम बी इक्वल्स टू जीरो करके हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा आर ए, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं आर ए इंटू का टोटल दिया हुआ था 30, टोटल कितना दिया हुआ है 30 मीटर स्पान है टोटल यहाँ से यहाँ तक का, ये 30 मीटर का राइज दिया हुआ है यहाँ से 10 मीटर का हुआ। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो जाएगा मोमेंट अबाउट, हम लोग जब पी करेंगे टू जीरो तो कितना जाएगा आर ए इंटू ये हो जाएगा 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर से 60। ठीक है, इंटू हो जाएगा 15 इंटू 15 प्लस 15/2 इतना हो जाएगा ये चीज़, और हो जाएगा प्लस में इधर से 16 है, 16
16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 इंटू 5 और प्लस हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहाँ से जो आर ए आएगा, यहाँ से जो आर ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 75.5 73.5 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट सी करके, मोमेंट अबाउट सी 0 करके हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 73.5 और इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो जाएगा 15 और माइनस का हम लोग ये कर देंगे 6 इंटू 15/2 और माइनस एच ए इंटू हम लोग 10 कर देंगे, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एच ए आ जाएगा वो आ जाएगा 42.75 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा किलो न्यूटन। यहाँ से आ जाएगा एच ए हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही आंसर इसका। ठीक है, 45 का पैराबोलिक स्पान केबल ऑफ 16 मीटर हैज ए डीप ऑफ 3 मीटर, द लेंथ ऑफ द केबल पूछ रहा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ केबल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल प्लस 8h² डिवाइडेड बाई होता है 3L होता है। तो जहाँ पे ये एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा केबल का स्पान का जो लेंथ हो जाएगा वो 16 प्लस 8 इंटू जो डीप है वो 3 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इंटू हो जाएगा 16। तो यहाँ से जो एल का वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा 17.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 46 है, टू बिल, ये भी क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया बीपीएससी का। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 176 आंसर आ रहा है इसे। जब बेंडिंग मोमेंट आप यहाँ पे कैलकुलेट करने पे क्वेश्चन, टू व्हील लोड है ऑफ 20 किलो न्यूटन, स्पेस 2 किलोमीटर अपार्ट, 2 किलोमीटर टन का है यहाँ पे लग रहा है। तो ये 2020 का moves on a girder of a span 20 meter with either load leading the other. The maximum bending moment that can occur at a section of 8 meter from the left end is। तो हम लोग जब यहाँ पे करेंगे तब जब पहले लोड को हम लोग जब यहाँ पे प्लेस करेंगे और जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू जो आएगा मिनिमम आएगा। और जब एक वैल्यू को जब हम लोग यहाँ पे मूव कर देंगे यहाँ से, तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा, ये पोर्शन जो हो जाएगा ए बी बाई एल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो जो हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा ए बी बाई एल हो जाएगा, ए हो इक्वल्स टू 8 हो गया और बी इक्वल्स टू 12 हो गया। तो ये ए बी बाई एल का वैल्यू जो हो जाएगा 4.8 हो जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आएगा 20 के अकॉर्डिंग 176 किलो न्यूटन मीटर, ये आ रहा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन में नहीं था तो बीपीएससी इसका आंसर जो डिलीट कर दिया है, ये इसका क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया बीपीएससी। क्वेश्चन नंबर 47, इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स ऑफ ऑल द मेंबर्स मीटिंग एट एनी जॉइंट इज ऑलवेज, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जो भी फैक्टर होगा वो किसी पॉइंट पे अगर हम लेंगे तो सारा जो फैक्टर मिल करके आएगा जो वो 1 के बराबर होना चाहिए। बीओडी टेस्ट इज स्टैंडर्डाइज एट, ये हो जाएगा 20 डिग्री एट 5 डेज पे होता है। जो बीओडी का हम लोग सैंपल टेस्टिंग करते हैं, जो निकालते हैं बीओडी अल्टीमेट वगैरह, तो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 डेज का हम लोग चेक करते हैं। जियोलाइट प्रोसेस इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, कलर रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर सॉफ्टनिंग, टर्बिडिटी रिमूवल। तो जियोलाइट प्रोसेस हम लोग करते हैं यूज वाटर सॉफ्टनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। सब जैसे डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनर मेथड यूज करते हैं और क्लोरिनेशन यूज करते हैं। माइनर मेथड में क्या होगा, ओजोनेशन आ गया, ये आयरन ब्रोमाइड वाला हो गया, ऑप्शन हो गया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कर सकते हैं। क्लोरिनेशन हो गया, इसका मेजर मेथड में हो गया। कलर रिमूवल फ्रॉम वाटर एक्टिवेटेड कार्बन हम लोग कर सकते हैं फिल्टर से।
जो कि मोस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट टू रिमूव द कलर फ्रॉम द वाटर है। ऑल्सो फिल्ट्रेशन से हम लोग कलर को रिमूव कर सकते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग के लिए क्या है, टेम्प्रोरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्प्रोरी हार्डनेस हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर करके हम लोग रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस बेस एक्सचेंज प्रोसेस या जियोलाइट प्रोसेस जिसे बोला जाता है। दूसरा हो गया लाइम सोडा प्रोसेस हो गया। तीसरा हो गया डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। टर्बिडिटी रिमूवल किससे करते हैं, कोगुलेशन, फ्लो के पहले कोगुलेशन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फ्लोकुलेशन से हम लोग करके कर सकते हैं। कोगुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, एलम वगैरह जो मेजर होता है, एलम ऐड करके हम लोग कोगुलेशन बना लेंगे, उसको कर लेंगे, डिस्टेबलाइज कर लेंगे पार्टिकल को। फिर हम लोग फ्लोकुलेशन प्रोसेस के लिए हम लोग करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है फ्लोकुलेटर, उसमें भेज करके फ्लोकुलेशन हम लोग करवाएंगे। उसका जो डिस्टेबलाइज पार्टिकल होगा उसको फ्लोक, उसी का क्या होता है, छोटा पार्टिकल है, उसका फिर क्या होता है, फ्लोकुलेशन प्रोसेस फ्लोक बन जाता है। वो फ्लोक होने के बाद डेंसिटी उसका ज़्यादा होने के कारण वो नीचे सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा वाटर सॉफ्टनिंग जियोलाइट प्रोसेस के लिए। 50 क्या है, एनारोबिक स्लज डाइजेशन मेनली एल्ड्स। एनारोबिक स्लज डाइजेशन में क्या होता है, जो मेनली निकलता है वो निकलता है बायोगैस निकलता है, जो कि मेनली कंपोस्ट होता है किसका, मेथेन का, और ये CO2 भी होता है लेकिन मेनली जो होता है वो होता है मेथेन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेथेन। अगर यहाँ CO2 होता है तो CO2 हो जाता है, दोनों हो जाता है, ऐसे मेनली ये मेथेन हो जाएगा। थैंक यू।